Hello, beta. Now this is a third video cash flow statement. बेटा एक एडवाइस है, आप ना वीडियोस को सीक्वेंस में देखो। अगर आप वीडियो 1 2 3 को स्किप करके थर्ड पे जंप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले 1 एंड देन 2 देन 3 4 5 जितनी वीडियोस बनाऊंगी उस चैप्टर की वो देखो। सीक्वेंस में देखना जरूरी है, ठीक है। तो अब इस वीडियो में थर्ड वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाला जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बेटा टोटल 5 स्टेप्स में निकाला जाता है। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, ठीक है। मैंने देखा है कई बच्चे ट्यूशंस में कर रहे होते हैं, ऐसे इस आइटम को प्लस करना है, इस आइटम को माइनस करना है, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, हमें स्टेप टू से शुरू करना था। तो स्टेप 1 में जो प्लस माइनस करनी है चीजें वो तो आप नहीं करोगे ना, क्योंकि स्टेप 2 से शुरू करना है क्वेश्चन। तो जब भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे तो स्टेप में करना प्रेफर करो, ठीक है। स्टेप 1 के अंदर बेटा हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालेंगे। नेट प्रॉफिट निकालना है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, हमें डिफरेंस ऑफ सरप्लस लेना है। सबसे पहले सरप्लस का डिफरेंस, ये सरप्लस हमें कहाँ मिलेगा? सरप्लस हमें मिलेगा नोट्स टू अकाउंट्स में, ठीक है। ये सरप्लस हमें मिलेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। क्वेश्चन दिया होगा ना, नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगा। अगर हमें नोट्स टू अकाउंट्स में सरप्लस नहीं दिया हुआ तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये सरप्लस कहाँ मिलेगा? मैं आपको सब ये चीज़ें बताते रहूँगी, चीज़ें आपको क्वेश्चन में कहाँ मिलेंगी। सरप्लस आपको अगर नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दिया तो आपको बैलेंस शीट में दिया होगा। बैलेंस शीट में किस नाम से दिया होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो उसके नीचे लिखा होगा कि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस और ये सरप्लस है, ठीक है। तो वैसे तो आपको सरप्लस कहाँ मिलेगा? नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है तो उसके अंदर बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा, नाम रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड का हेड, वहां पे आपको मिलेगा सरप्लस। तो इस सरप्लस का हमने डिफरेंस निकालना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये प्रॉफिट हो गया आफ्टर अप्रोप्रिएशन, जो हमारा प्रॉफिट एक्चुअली है सब चीजें देने के बाद जो प्रॉफिट हमने अपना रखा था अपने पास, ठीक है, ये वो प्रॉफिट है। तो ये डिफरेंस ऑफ सरप्लस निकलेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इसमें ये 5 चीजें हमने प्लस करनी है। डिविडेंड 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रपोज, एक इंट्रीम डिविडेंड। 2 डिविडेंड क्वेश्चन में दिए होंगे, प्रपोज एंड इंट्रीम। ये दोनों डिविडेंड बेटा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए होंगे। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, चीजें आपको मिलेंगी कहाँ, क्वेश्चन में मिलेंगी कहाँ, ठीक है। ये आपको एडिशनल आइटम्स में चीजें दे रखी होंगी, क्या? प्रपोज डिविडेंड एंड इंट्रीम डिविडेंड। अगर दे रखी है तो प्लस कर दो, नहीं दे रखी तो छोड़ दो। ये चेकलिस्ट की तरह चलना है हमारा, जो जो चीजें दी है उसको करते जाओ, जो जो नहीं दिया उसको छोड़ते जाओ। प्रपोज डिविडेंड एंड इंट्रीम डिविडेंड आपको एडिशनल आइटम्स में दिया होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा। प्रपोज डिविडेंड हमने पिछले साल वाला प्लस करना है। इंट्रीम प्रपोज डिविडेंड आपको 2 दे रखे होंगे, एक पिछले साल का, एक करंट ईयर का। तो हमने प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला प्लस करना है? पिछले साल वाला, प्रीवियस ईयर वाला। इंट्रीम डिविडेंड एक ही दिया होगा, जो दिया उसी को प्लस कर देना है। प्रपोज डिविडेंड 2 दे रखे होंगे, 2, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर वाला प्लस करना है। इंट्रीम डिविडेंड एक ही दिया होगा, उसको प्लस कर देना है। डिविडेंड 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। उसका प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी मैं आपको सेकंड वीडियो में बता के हटी हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स के 3 केसेस करवाए थे ना, जो टैक्स मेड होगा, टैक्स मेड, उसको प्लस करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व को प्लस करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब है कि पिछले साल जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में 1 लाख था, इस साल 1 लाख से वो 1,20,000 हो गया, ठीक है। तो हमने कितना रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया? 20,000, ठीक है। तो आप बैलेंस शीट में आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व दे रखे होंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेंगे, ठीक है। किस भी नाम से हो सकते हैं रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो सकते हैं। अगर वो रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं तो ट्रांसफर टू रिजर्व को आप यहाँ प्लस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं लाइक अर्थक्वेक से लॉस हो गया, फ्लड, फायर, इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस का कुछ हमारे ऊपर या फिर हमारे केस डाला था, हमें वो क्लेम देना पड़ेगा अपने कस्टमर को। तो कुछ भी तरीके का नुकसान हुआ, एक्सपेंसेस हुए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हुए जो नॉर्मली बिजनेस में नहीं होती, ये भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी होगी। अगर लॉसेस वाले, एक्सपेंसेस वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दे रखी हैं तो उसको प्लस कर दो। तो हमने बेसिकली 5 चीजें प्लस करनी है। डिफरेंस ऑफ सरप्लस में, डिफरेंस ऑफ सरप्लस हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ही निकालना है। क्लोजिंग वाले सरप्लस में से ओपनिंग वाला सरप्लस माइनस करना है। उसमें 5 चीजें प्लस करनी है। कौन सी 5 चीजें प्लस करनी है? प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, प्रपोज डिविडेंड 2 दिए होते हैं, पिछले साल का, करंट ईयर का, तो पिछले साल का प्लस करना है।
इंटरिम डिविडेंड एक ही दिया होगा वो प्लस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड प्लस करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लॉसेस वाले एक्सपेंसेस वाले प्लस करने हैं। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स अगर दे रखा है तो माइनस कर दो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इनकम्स लाइक इनकम्स और गेन्स वाली, जैसे हमें इंश्योरेंस क्लेम हमने डाला हुआ था, फाइल किया हुआ था, मिल गया। और दूसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लाइक जैसे कि हमने क्लेम डाला था, हमें वो क्लेम मिल गया, हमने किसी के अगेंस्ट केस डाला था, केस हम जीत गए, हमें पैसा मिल गया। तो एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो हमारी गेन्स या प्रॉफिट्स वाली हैं, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी हैं, तो प्लस माइनस कर देना, ठीक है। तो डिफरेंस और सरप्लस में 5 आइटम्स प्लस करनी है। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इंटरिम डिविडेंड एक ही होगा वो प्लस करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लॉसेस वाले प्लस, एंड रिफंड ऑफ टैक्स माइनस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इनकम्स और गेन्स वाली माइनस। तो स्टेप 1 का जब हम काम कर लेते हैं, स्टेप 1 का काम करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया वो मिल जाता है। अगर क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में हमने ये वाला काम नहीं करना, ये वाली 5 आइटम्स प्लस नहीं करनी, 2 आइटम माइनस नहीं करनी, क्योंकि फर्स्ट वाले स्टेप का हमें आउटपुट दिया हुआ है। अब स्टेप 2 का आउटपुट क्या होता है? स्टेप 2 में हम निकालते क्या है? स्टेप 2 में हम निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। स्टेप 2 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टेप 1 से जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आता है, उसमें आइटम्स प्लस की जाती है, माइनस की जाती है। हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। स्टेप 1 में नेट प्रॉफिट निकला, स्टेप 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले वाला है। अब इसको निकालने के लिए हम जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उनको हटा देते हैं, ये 4 चीजें प्लस करते हैं। ये प्लस क्यों करते हैं ये भी आपको साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि आपके वाइवा में आपकी एग्जामिनर आपसे पूछ सकती है कि इन आइटम्स को कैश फ्लो बनाते हुए प्लस क्यों किया जाता है। डेप्रिसिएशन चार्ज मैंने अभी आपको वीडियो 2 में सिखाया ना, डिफरेंट केसेस डेप्रिसिएशन के, जो डेप्रिसिएशन चार्ज है उसको प्लस करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज को प्लस क्यों किया जाता है? डेप्रिसिएशन एक तरीके का एक्सपेंस है, बट ये नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो होता है जिसको हम प्रॉफिट निकालते हुए कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हाथ से कैश नहीं जाता, तो डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना। तो डेप्रिसिएशन जो भी हमने चार्ज किया हुआ है उसको प्लस कर दो, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारी टैंजिबल एसेट्स पर लगता है, इनटैंजिबल एसेट्स पर अमोर्टाइजेशन होता है। मैंने आपको चैप्टर 1 की जो वीडियोस है उसमें बताया हुआ है। गुडविल अगर कम हो रही है, पेटेंट अगर कम हो रहा है, इनटैंजिबल एसेट अगर कम हो रहा है, तो उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, उसको प्लस कर दो। डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, अमोर्टाइजेशन प्लस कर दो। अमोर्टाइजेशन मतलब इंटैंजिबल एसेट की वैल्यू का कम होना, डेप्रिसिएशन मतलब टैंजिबल एसेट की वैल्यू का कम होना। उसके बाद अगर एसेट को बेचने पर लॉस हो रहा है, ये भी आपको वो एसेट अकाउंट बना के निकलता था ना, एसेट को बेचने पर लॉस हो रहा है तो वो प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग, हमने कुछ उधार लिया। उधार लेना कौन सी एक्टिविटी था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके ऊपर जो हमने उधार लेना है, अब हम ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि फाइनेंशियल कंपनी के लिए बना रहे हैं, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए बना रहे हैं, रियल एस्टेट कंपनी के लिए बना रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनी के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे जो हम बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं वो है हम एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए सीख रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है। तो आज जो हमने लोन लिया, लोन लेना कौन सी एक्टिविटी था? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे वो भी तो फाइनेंसिंग में ही आना चाहिए ना, हम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं कैश फ्लो, तो जो इंटरेस्ट हमने बोरिंग पर दिया हुआ है उसको यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। इन 4 आइटम्स को किस किस को प्लस करते हैं सेकंड स्टेप में? डेप्रिसिएशन चार्ज को, और अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग्स। बोरिंग्स कुछ भी हो सकता है, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया, लोन पे इंटरेस्ट दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट दिया, कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट दिया, चाहे लॉन्ग टर्म बोरिंग है चाहे शॉर्ट टर्म बोरिंग है, उस पर आपने इंटरेस्ट दिया, वो प्लस हो जाएगा क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डेप्रिसिएशन प्लस क्यों हुआ? क्योंकि वो आपकी नॉन कैश आइटम है। अमोर्टाइजेशन प्लस क्यों हुआ? क्योंकि आपकी नॉन कैश आइटम है। उसके बाद एसेट को बेचना और खरीदना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो उसके ऊपर जो नुकसान हो रहा है वो भी, सॉरी, एसेट को खरीदना बेचना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। तो उसके ऊपर जो नुकसान हो रहा है वो भी इन्वेस्टिंग में ही होना चाहिए ना, तो यहाँ से हटा दो ना। अब इसके बाद आता है इन आइटम्स को प्लस कर लिया, माइनस किसको करना है? रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड।
रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनको माइनस करना है। आपको रेंट क्यों मिलता है? आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी है। जो प्रॉपर्टी खरीदी थी आपकी कौन सी एक्टिविटी थी? इन्वेस्टिंग। उस पर जो रेंट मिल रहा है वो भी इन्वेस्टिंग में प्लस होगा ना, यहाँ से हटाओ। डिविडेंड रिसीव, आपको डिविडेंड क्यों मिल रहा है? आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे थे किसी कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे थे, इसलिए डिविडेंड मिल रहा है। तो जब किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे थे आपके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था, तो डिविडेंड रिसीव को इन्वेस्टिंग में लिखो ना, यहाँ से हटाओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड कौन सी एक्टिविटी होता है? इंटरेस्ट कब मिलता है? जब आप लोन देते हो। लोन देना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप डिवेंचर्स खरीदते हो तब इंटरेस्ट मिलता है, तो डिवेंचर्स खरीदना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको इन्वेस्टिंग में लिखो, यहाँ से हटाओ। तो रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर दिया है क्वेश्चन में हटा दो, ठीक है। और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को प्लस करते हैं तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं 2 आइटम नहीं लिखी मैंने यहाँ पर, वो चीज समझ लेना प्लीज। पीडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में आते ना, पीडीडी बताया था आपको पार्टनरशिप के बुक्स में भी ना। तो पीडीडी अगर दे रखा है, अगर पीडीडी हमारा इंक्रीज हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहा है, पीडीडी इंक्रीज हो रहा है, अगर पीडीडी इंक्रीज हो रहा है तो उसको प्लस कर दो। और अगर हमारा पीडीडी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको माइनस कर दो। अगर पीडीडी हमारा इंक्रीज हो रहा है, पीडीडी बढ़ रहा है, प्रोविजन बढ़ रहा है, प्रोविजन बढ़ रहा है तो हाथ से कैश तो नहीं जा रहा हमारे। अगर प्रोविजन बढ़ रहा है तो उसको प्लस कर दो, प्रोविजन कम हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम हो रहा है तो उसको माइनस कर दो। अगर दे रखा है तो स्टेप 2 में करना होता है वो। चलिए स्टेप 2 से हमारा क्या निकल जाता है? स्टेप 2 से निकल जाता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमारा स्टेप 3, स्टेप 3 से हम क्या निकालते हैं? स्टेप 3 से निकालते हैं हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। स्टेप 3 से निकालते हैं हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं? स्टेप 2 से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया उसमें हमने कुछ आइटम्स प्लस करने, कुछ माइनस करनी है। ये जो सेकंड स्टेप से आया था बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बताया हुआ है। तो हमने किसका चेंज यहाँ पे ट्रीट करना है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का। करंट एसेट बढ़ रही है तो क्या करना है? करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करना है? करंट एसेट कम हो रही है तो क्या करना है? करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो क्या करना है? ये देखना है ना, क्योंकि सेकंड स्टेप से निकला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस की ट्रीटमेंट करनी है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो एक चीज आपने याद रखनी है, करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको प्लस करना है। एक चीज याद कर लेना, इसको रट लेना अच्छे से, करंट एसेट अगर डिक्रीज होती है तो उसको प्लस करते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो गया भाई? करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो माइनस कर दिया, ठीक है। करंट एसेट के डिक्रीज को प्लस करते हैं तो किसके इंक्रीज को प्लस करेंगे? करंट लायबिलिटी के इंक्रीज को प्लस कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो हम प्लस किसको करते हैं? करंट एसेट के डिक्रीज और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज को। ये चीज याद कर लो, बस पहले ये चीज याद कर लो। करंट एसेट के डिक्रीज को क्या करते हैं? प्लस। तो करंट लायबिलिटी के इंक्रीज को प्लस करेंगे, और करंट एसेट के डिक्रीज को प्लस करते हैं तो करंट एसेट के इंक्रीज को माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी के इंक्रीज को प्लस करते हैं तो करंट लायबिलिटी के डिक्रीज को माइनस करेंगे, ठीक है। जब बेटा हम ये थर्ड स्टेप कर रहे होंगे तो आपने ये वाली करंट एसेट्स को नहीं देखना। कौन सी करंट एसेट नहीं देखनी? आपने एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स, आपको याद है ना? आपको करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? करंट एसेट्स याद है कौन कौन सी होती हैं? तो आपने करंट इन्वेस्टमेंट्स को नहीं देखना, ठीक है। करंट एसेट्स दी होगी ना, बैलेंस शीट दे रखा होगा, उसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखा होगा, उसको नहीं देखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को नहीं देखना, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स को नहीं देखना। बाकी करंट एसेट का इंक्रीज डिक्रीज देखना है। और करंट लायबिलिटीज में कौन सी करंट लायबिलिटीज 4 होती हैं? कौन कौन से? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को नहीं देखना, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। तो जब भी हम एसेट का इंक्रीज डिक्रीज देख रहे हैं तो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज देख रहे हैं तो करंट लायबिलिटी कौन सी 2 नहीं देखनी? शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। करंट एसेट्स कौन सी नहीं देखनी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स। बाकी करंट एसेट्स सारी देखनी है। बाकी करंट लायबिलिटीज 2 बची, कौन कौन से? ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटी, वो देखनी है, उसका कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। आई थिंक स्टेप 3 बेटा नोट कर लो, मैं थोड़ा सा आपके स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। स्टेप 3 नोट जरूर कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके वीडियो
इसको नोट जरूर करो। ठीक है जी, हो गया। चलिए स्टेप 3 से हमारे पास क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेट हो गया ऑपरेशन से। अब आती है बात स्टेप 4। स्टेप 4 में निकालना हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आ गया हमारा जो निकालने का काम था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। बट बिफोर ईओआई आएगा, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएगा। हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो आ गया, बट बिफोर ईओआई आया, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आया। तो स्टेप 4 से जो निकला उसमें से टैक्स पेड माइनस कर देंगे। तो हमने स्टेप 1 में टैक्स मेड को प्लस किया था और टैक्स पेड को स्टेप 4 में माइनस करते हैं। स्टेप मेड को स्टेप 1 सॉरी टैक्स मेड को स्टेप 1 में प्लस करते हैं, टैक्स पेड को स्टेप 4 में माइनस करते हैं, और रिफंड ऑफ टैक्स को स्टेप 1 में माइनस करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स को स्टेप 4 में प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर ईओआई। अब हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे, बिफोर ईओआई था। स्टेप 1 में जो हमारी ईओआई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जिनको हमने माइनस किया था उनको यहाँ पे प्लस कर देंगे। हमने कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को माइनस किया था स्टेप 1 में, गेन्स वाली, इनकम्स वाली, लाइक जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, किसी के अगेंस्ट केस डाला था, जीत गए, कंपनसेशन मिल गया, वो माइनस की थी स्टेप 1 में, यहाँ प्लस कर देंगे। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमने स्टेप 1 में माइनस की थी उसको यहाँ, जो स्टेप 1 में प्लस की थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कौन सी, लॉसेस वाली, नुकसान वाली, वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। जो उधर प्लस की थी यहाँ पे माइनस, जो वहां माइनस की थी वो यहाँ पर प्लस। तो हमारा आगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स मैंने आपको सिखा दिए। अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है। देखो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसका एक फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक्स में दिया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो पांचों के पांचों स्टेप्स हो गए। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। उसके बाद हम फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे, फिर उसके बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करेंगे। पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के पांचों, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके पांचों के पांचों स्टेप्स को हम ट्रीट कर देंगे। जो 5 स्टेप मैंने आपको सिखाए हैं वो 5 स्टेप्स हम ट्रीट कर देंगे। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, फिर हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे, फिर हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करेंगे। उसके बाद के क्वेश्चंस फिर हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे उस पर। चलिए अब अगला कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमने इनको क्लासिफाई करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश इक्विवेलेंट में। गुड्स को बेचना कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। गुड्स को खरीदना ऑपरेटिंग। पेटेंट खरीदना, पेटेंट क्या होते हैं, एसेट्स को खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट दिया, इंक्रीज हो गया, इस तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर्स खरीदे, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कमीशन मिली, कमीशन हमेशा बेटा हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड मिलती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अब यहाँ पे ऑन डिवेंचर्स है, तो डिवेंचर्स हमने इशू किए थे उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। डिवेंचर्स इशू किए थे हमने, कोई अपनी कंपनी के इशू किए थे उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। अपनी कंपनी के डिवेंचर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उस पर इंटरेस्ट देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर्स से कैश मिलना, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको उधार पे सामान बेचते हैं, सामान बेचना ऑपरेशंस, तो हमें डेटर से पैसा मिल रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर्विसेज दी, पैसा मिला ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर्विसेज ली, पैसा दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, अभी लिखवाया था मैंने आपको फर्स्ट से सेकंड वीडियो में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट की तरह माना जाता है। डिवेंचर्स इशू किए, डिवेंचर इशू करके पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन जो लिया था उसको वापस कर दिया, रीपे कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर्स को रिडीम किया, डिवेंचर्स जो इशू किए थे, एक तरीके का लोन है लोगों से, उसे वापस दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उस पर इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स दिया, पे किया, इनकम टैक्स लिखा है, सिर्फ इनकम टैक्स लिखा है, सिर्फ इनकम टैक्स तो ऑपरेटिंग होता है, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं जो हमने एसेट बेची है उस पे जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ। तो एसेट को बेचना खरीदना कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है, वो भी इन्वेस्टिंग में आएगा। अगर सिंपल इनकम टैक्स लिखा होता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है।
क्रेडिटर को पे किया। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे उधार पे सामान खरीदते हैं। उधार पे सामान खरीदा, सामान खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको पैसे दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्लासिफाई करना है, फाइनेंस कंपनी है, नॉन फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस कंपनी के लिए मैंने ब्लू पेन से लिया है, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए रेड पेन से लिखा हुआ, ठीक है। फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? ओपन मार्केट में शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना, ठीक है, सिक्योरिटीज खरीदना, है ना। अगर कोई नॉन फाइनेंस कंपनी या शेयर्स डिबेंचर्स खरीद रही है, उसके लिए वो क्या होता है? इन्वेस्टिंग, है ना। देखते हैं, चलो क्वेश्चन। परचेज, शेयर्स खरीदे। फाइनेंस कंपनी के लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, बेटा हम डिविडेंड हमेशा अपने शेयर्स पे देते हैं जो हम शेयर्स इशू करते हैं, चाहे वो फाइनेंस कंपनी है, चाहे नॉन फाइनेंस है, चाहे रियल एस्टेट है, कोई भी तरीके की कंपनी है, किसी भी तरीके की कंपनी है, उसके लिए डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंस एक्टिविटी होता है, चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी है, चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। फाइनेंसिंग कंपनी भी अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करती है, ठीक है। जो भी फाइनेंसिंग कंपनी है वो भी अपनी कंपनी के, चाहे दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रही है, बेच रही है, लेकिन अपनी कंपनी के शेयर इशू करती है। जो हम शेयर इशू करते हैं उस पर हमें डिविडेंड देना होता है। डिविडेंड देना हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, चाहे किसी भी तरीके की कंपनी हो। लोन लेना फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव हुआ, फाइनेंस कंपनी का तो काम है जी शेयर खरीदना, उस पर डिविडेंड मिल गया, ऑपरेटिंग। नॉन फाइनेंस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे जी, उस पर डिविडेंड मिल गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लोन देना फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग, नॉन फाइनेंस के लिए इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पे करा बोरिंग पर, उधार लिया था, फाइनेंस कंपनी ने उधार लिया था, उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, उस पर इंटरेस्ट दे रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन फाइनेंस कंपनी ने उधार लेना, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए उधार लेना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये ध्यान से समझ लेना प्लीज। अब यहाँ पे पैसा कितना आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो इट्स ऑन योर स्क्रीन। जैसे हमने एसेट्स बेची, एसेट्स को बेचने पर पैसा इनफ्लो होगा, गुड्स बेचने पर पैसा इनफ्लो होगा, मशीन खरीदने पर पैसा आउटफ्लो होगा, लैंड खरीदने पर पैसा लैंड खरीदी है बट बदले में डिबेंचर इशू किए, तो कैश तो नहीं आया ना, ये कंसीडरेशन अदर देन कैश। लैंड बिल्डिंग खरीदी, जिससे खरीदी वो कहता मुझे पैसे नहीं चाहिए, अपनी कंपनी के डिबेंचर दे दो, तो इसमें पैसा नहीं आया, नो फ्लो। बोनस शेयर इशू किया, जब बोनस शेयर्स देते हैं ना अपने शेयर होल्डर को, फ्री में शेयर्स दे देते हैं, उनसे कुछ नहीं लेते, नो फ्लो। बैंक से पैसा निकाला, चाहे मेरे हाथ में पैसा चाहे मेरे बैंक अकाउंट में पैसा, एक ही चीज है, नो फ्लो। डिविडेंड दिया, आउटफ्लो, डिविडेंड दिया, आउटफ्लो, ठीक है। बाकी अगला तो देख लो एक बार, इसको ट्राई करना।